परिवार और समाज, ये दो शब्द हमारे जीवन का सार हैं। पर सोचिए जरा, इन दो पिलर्स को, इन दो स्तंभों को असल में एक साथ जोड़कर क्या रखता है? आज की चर्चा इसी बारे में है। हम महिलाओं की उस बेहद जरूरी भूमिका को समझेंगे जो कई बार नजरअंदाज हो जाती है, लेकिन असल में यही इन दोनों की नींव है। एक बहुत ही मजबूत बात कही गई है। महिला को परिवार की धुरी कहा जाता है। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा सा वाक्य लगता है ना? लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। आज के जमाने में 21वीं सदी में इसका असल मतलब क्या है, हम साथ मिलकर जानेंगे कि कैसे ये एक भूमिका सिर्फ परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे समाज को एक आकार देती है। अच्छा, तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल नींव से, यानी समाज के आधार के रूप में महिला की भूमिका से। फिर हम घर के केंद्र में जाएंगे, देखेंगे कि परिवार की धुरी के तौर पर उनका क्या रोल है, और फिर जूम आउट करके देखेंगे कि पूरे समाज पर इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन हाँ, हम उन मुश्किलों को भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे जो रास्ते में आती हैं, और आखिर में बात करेंगे आगे के रास्ते की, एम्पावरमेंट के रास्ते की। तो चलिए पहले पॉइंट पर आते हैं। अगर हम समाज को एक बहुत बड़ी इमारत की तरह सोचें, तो इसका सबसे बुनियादी हिस्सा, इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? परिवार, है ना? और इस चर्चा में हम देखेंगे कि महिलाएं अक्सर वो सीमेंट होती हैं जो इन ईंटों को एक साथ जोड़ती हैं और पूरी इमारत को एक मजबूती देती हैं। और देखिए, ये कोई नई भूमिका नहीं है, ये तो उतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसानियत खुद। लेकिन हाँ, पहले की जो पारंपरिक छवि थी वो अक्सर घर तक ही सीमित थी। आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। आज महिलाएं सिर्फ घर की देखभाल करने वाली नहीं है, बल्कि वो हर फील्ड में हमारे भविष्य की आर्किटेक्ट हैं, हमारी निर्माता हैं। तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर की बात। अब आते हैं मुद्दे के बिल्कुल दिल में, यानी खुद परिवार पर। क्या चीजें जो एक महिला को परिवार की धुरी बनाती है? चलिए इन अलग अलग रोल्स को जरा और करीब से देखते हैं। तो ये भूमिकाएं हैं क्या? देखिए, भावनात्मक सहारा बनना, पहली टीचर होना, सही गलत का रास्ता दिखाना, और अब तो तेजी से एक आर्थिक योगदानकर्ता भी बनना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो नींव बनना जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा है। सच तो ये है कि इनमें से हर एक भूमिका अपने आप में एक फुल टाइम काम है। जरा अपने पहले शब्दों, पहले गानों या पहले नियमों के बारे में सोचिए। ये सब कहाँ सीखा हमने? हमारी जिंदगी की पहली क्लास में, यानी परिवार में। और यहीं पर एक माँ पहली टीचर के तौर पर एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस में सेंट्रल रोल निभाती है, जिसे समाजशास्त्री कहते हैं सोशलाइजेशन। तो ये सोशलाइजेशन या सामाजिकरण सिर्फ तौर तरीके सीखना नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये वो प्रोसेस है जिससे हम अपने समाज के अनकहे नियम, उसके मूल्य, उसकी संस्कृति, इन सबको अपने अंदर उतारते हैं। और अक्सर एक माँ इस प्रोसेस में पहला और सबसे अहम किरदार निभाती है, और इस तरह से वो आने वाली पीढ़ी के नज़रिए को, उनके वर्ल्ड व्यू को शेप करती है। और देखिए, ये सिर्फ कोई रोजमर्रा की बात नहीं है। टैलकॉट पार्सन्स जैसे बड़े बड़े समाजशास्त्रियों ने भी परिवार को समाजीकरण का प्राइमरी एजेंट कहा है। मतलब ये बात एकेडमिक तौर पे भी मानी गई है कि इस प्रोसेस में माँ का रोल कितना सेंट्रल है। तो अगर महिलाएं परिवार के अंदर अगली पीढ़ी को तैयार कर रही हैं, तो ये तो साफ है कि उनका असर घर की चारदीवारी से कहीं आगे तक जाता है। तो चलिए अब जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि महिलाएं पूरे समाज को एक निर्माता के तौर पर कैसे आकार दे रही हैं। अपने चारों तरफ देखिए, उनका असर हर जगह है। क्लासरूम से लेकर जहां वो भविष्य को पढ़ा रही हैं, लैब्स तक जहां वो नई नई खोज कर रही हैं, और पार्लियामेंट तक जहां वो देश के लिए कानून बना रही हैं। महिलाएं आज हर फील्ड में समाज को आगे बढ़ा रही हैं। कल्पना चावला का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने सिर्फ धरती की सीमाओं को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उस सोच की हद को भी तोड़ दिया जो महिलाओं को सीमित करती थी। उन्होंने साबित कर दिया कि महिलाओं के लिए आसमान भी कोई सीमा नहीं है। स्पेस साइंस में उनका काम आज भी कितनों को प्रेरणा देता है। या फिर राजनीति का मैदान देखिए। इंदिरा गांधी का भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनना सिर्फ एक पॉलिटिकल जीत नहीं थी, ये इस बात का एक जबरदस्त सबूत था कि महिलाएं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक को भी लीड कर सकती हैं। और हाँ, हमें उन अग्रदूतों को, उन पायनियर्स को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए।
सावित्रीबाई फूले ने एक ऐसे समय में लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाई जब इसे एक क्रांतिकारी विचार माना जाता था। उन्होंने उस सामाजिक बदलाव की नींव रखी और उन बाधाओं को तोड़ा जिनसे हम आज भी कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। तो ये जो प्रभावशाली उदाहरण है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू ना देखें तो ये अधूरा होगा और शायद बेमानी भी होगी। वो दूसरा पहलू है वो लगातार बनी हुई चुनौतियां जो आज भी महिलाओं की तरक्की के रास्ते में खड़ी हैं। और देखिए, ये चुनौतियां सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए रोज की सच्चाई है। वेतन में अंतर का मतलब है कि एक ही काम के लिए महिलाओं को अक्सर कम पैसे मिलते हैं। काम और परिवार के बीच बैलेंस बनाना किसी रस्सी पर चलने जैसा मुश्किल काम है। और समाज की जो पुरानी रूढ़िवादी सोच है वो आज भी उनकी पसंद और उनके सपनों को सीमित करती है। इन शब्दों के पीछे ये असली संघर्ष छिपे हैं। तो इन इतनी गहरी जड़ों वाली समस्याओं को देखते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इसका हल क्या है? हम इन रुकावटों को पार कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही मजबूत शब्द में है, सशक्तिकरण, यानी एम्पावरमेंट। यही वो रास्ता है जिससे न सिर्फ इन चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है, बल्कि हम सब के लिए एक मजबूत भविष्य भी बनाया जा सकता है। और सशक्तिकरण का ये जो रास्ता है, ये 4 मजबूत पिलर्स पर बना है। सबसे पहले शिक्षा, जो बेहतर रोजगार के दरवाजे खोलती है। फिर राजनीतिक भागीदारी, जो ये सुनिश्चित करती है कि फैसले लेने में उनकी भी आवाज हो। और कानूनी अधिकार, जो बराबरी और सुरक्षा की गारंटी देते हैं। ये सब मिलकर ही महिला सशक्तिकरण की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो बात बिल्कुल साफ है, जब एक महिला सशक्त होती है तो इसका फायदा सिर्फ उस एक इंसान को नहीं मिलता, इसका असर लहरों की तरह फैलता है। ये परिवार को मजबूत बनाता है और बदले में ये पूरे समाज को ज्यादा प्रोग्रेसिव, ज्यादा मजबूत बनाता है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की, एक ऐसे आंदोलन की जिसे हम सबने सुना है, नारीवाद। आखिर इसके पीछे के असली विचार क्या हैं और ये हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है? तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरे टॉपिक की जड़ है। तो नारीवाद असल में है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन जो महिलाओं के लिए बराबर के अधिकार, मौके और सम्मान की बात करता है। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य पूरे समाज में बराबरी लाना है, सबके लिए। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। हम बात करेंगे कि नारीवाद क्या है, इसकी लहरें कौन सी थीं, इसकी अलग अलग सोच क्या है, भारत में इसका सफर कैसा रहा, और इससे जुड़े कुछ आम सवालों पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खंड 1, नारीवाद क्या है, यानी इसका मूल सिद्धांत क्या है। तो इसके मकसद क्या है? देखिए, नारीवाद सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक्शन की बात करता है। ये लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध करता है। ये उन सामाजिक ढांचों को बदलने की मांग करता है जो बराबरी नहीं देते। ये राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी चाहता है, काम की जगह पर बराबर वेतन और मौके, और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना। कुल मिलाकर लक्ष्य एक ही है, हर किसी के लिए, हर जगह लैंगिक समानता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बदलाव की लहरें। चलिए इतिहास में झांकते हैं और देखते हैं कि ये आंदोलन वक्त के साथ कैसे बदला है। पहली लहर की आग जलाई थी मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट जैसे विचारकों ने। उन्होंने ही महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए एक बौद्धिक जमीन तैयार की। उनका ये कहना कि मैं नहीं चाहती कि महिलाएं पुरुषों पर शक्ति रखें, बल्कि खुद पर रखें, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब असली आज़ादी खुद पर, अपने अधिकार से ही शुरू होती है। और ये जो लहरें हैं, ये इस आंदोलन के सफर को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। देखिए, पहली लहर में वोट और संपत्ति के अधिकार पर जोर था। फिर 60 के दशक में दूसरी लहर आई, जिसमें काम की जगह पर बराबरी, प्रजनन अधिकार और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दे उठाए गए। 90 के दशक में तीसरी लहर ने विविधता, पहचान, नस्ल और वर्ग की बात की। और आज की चौथी लहर वो डिजिटल दुनिया में चल रही है। #MeToo जैसे आंदोलनों के जरिए यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रही है। दूसरी लहर को एक नई दिशा दी सिमोन डी बोवॉयर जैसी थिंकर्स ने। उनका ये कहना कि कोई महिला पैदा नहीं होती बल्कि बन जाती है,
एक तरह से क्रांतिकारी था। इसका मतलब ये था कि समाज तय करता है कि एक महिला को कैसा होना चाहिए, ये कोई कुदरती नियम नहीं है। इस एक विचार ने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं। कई आवाजें, एक लक्ष्य, मतलब नारीवाद के अंदर भी जो अलग अलग विचारधाराएं हैं उनको समझते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ देखिए, लक्ष्य तो सबका एक ही है, समानता, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। लिबरल नारीवादी मानते हैं कि कानून और पॉलिसी में सुधार करके बराबरी लाई जा सकती है। वहीं मार्क्सवादी कहते हैं कि असली जड़ तो पूंजीवाद है। रेडिकल फेमिनिस्ट मानते हैं कि पूरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था ही समस्या है। और समाजवादी कहते हैं कि क्लास और जेंडर दोनों ही शोषण के कारण हैं। तो देखिए, मंजिल एक पर रास्ते कई। अब बात करते हैं भारत की। भारत में नारीवाद का अपना एक अलग और बहुत गहरा इतिहास रहा है। भारत में बराबरी की ये लड़ाई बहुत पहले शुरू हो गई थी। 19वीं सदी में राजा राम मोहन रॉय जैसे समाज सुधारकों ने सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। ये महिलाओं के अधिकारों के लिए उस दौर का एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था। और फिर आई सावित्रीबाई फूले। उन्होंने शिक्षा की ताकत को पहचाना। उन्होंने उस जमाने में लड़कियों के लिए स्कूल खोले जब ये सोचा भी नहीं जा सकता था। वो जानती थी कि सशक्तिकरण का रास्ता शिक्षा से ही होकर गुजरता है। तो इन सभी समाज सुधारकों की कोशिशों और आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी का ही ये नतीजा है कि जब भारत का संविधान बना तो उसमें महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। ये उन संघर्षों की ही जीत थी। अब आते हैं कुछ आम सवालों पर, क्योंकि जब भी कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन होता है तो उसे लेकर कई गलतफहमियां भी पैदा हो जाती हैं। एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि नारीवाद पुरुषों के खिलाफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नारीवाद का लक्ष्य किसी एक जेंडर का विरोध करना नहीं, बल्कि उस असमान व्यवस्था को बदलना है जो किसी को ऊपर और किसी को नीचे रखती है। ये पुरुषों को दुश्मन नहीं, बल्कि इस बराबरी की लड़ाई में अपना साथी मानता है। दूसरी गलतफहमी यह है कि ये कोई पश्चिमी सोच है जो बाहर से आई है। जैसा कि हमने अभी देखा, भारत में सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई का अपना एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। ये यहीं की ज़मीनी हकीकत और ज़रूरतों से पैदा हुआ आंदोलन है। तो इन गलतफहमियों को दूर करने के बाद ये समझना भी ज़रूरी है कि ये लड़ाई आज भी जारी है। आज नारीवाद किन मुद्दों पर काम कर रहा है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, सैलरी में भेदभाव, घरेलू हिंसा, लड़कियों की शिक्षा और राजनीति में उनकी भागीदारी। ये वो चुनौतियां हैं जिनसे आज भी निपटना बाकी है। और आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल, ये क्यों मायने रखता है? क्यों ये हम सबके लिए इतना ज़रूरी है? देखिए, बात सीधी सी है। कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी आधी आबादी पीछे रह जाए। नारीवाद सिर्फ महिलाओं के हक की बात नहीं है। जब महिलाओं को बराबर के मौके मिलते हैं, वो शिक्षित होती हैं, आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं, तो इसका फायदा पूरे समाज को, पूरे देश को मिलता है। ये सबकी तरक्की का रास्ता है। कभी सोचा है कि भारत में महिला आंदोलन आज जहां है वहां तक पहुंचा कैसे? देखिए, ये सिर्फ कुछ कानूनों या विरोध प्रदर्शनों की कहानी भर नहीं है। नहीं, ये हिम्मत, संघर्ष और एक बहुत बड़े बदलाव की एक अविश्वसनीय यात्रा है। तो आज हम इसी शानदार सफर को परत दर परत खोलेंगे, इसकी ऐतिहासिक जड़ों से लेकर उन लड़ाइयों तक जो आज भी जारी हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम अपना सफ़र शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक सवाल से कि आखिर ये आंदोलन है क्या। फिर हम समय में थोड़ा पीछे जाएंगे, 19वीं सदी में इसकी जड़ें तलाशेंगे। वहाँ से हम सीधा छलांग लगाएंगे 1970 के दशक में, जो एक ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद हम उन मुख्य लड़ाइयों को देखेंगे जो लड़ी गईं, जो जीतें मिली उनका जश्न मनाएंगे, जो चुनौतियाँ बची हैं उन्हें समझेंगे और आखिर में आंदोलन के भविष्य की तरफ भी देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल, ये आंदोलन आखिर है क्या? इसका असली मकसद क्या है? इसका दायरा कितना बड़ा है? आइए समझते हैं। देखिए, अपने मूल में समकालीन भारतीय महिला आंदोलन, जो खास तौर पर 1970 के दशक के बाद तेजी से उभरा, वो बुनियादी अधिकारों की लड़ाई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी। लेकिन यहाँ बात सिर्फ बराबरी मांगने से कहीं ज्यादा गहरी है। इसका सबसे जरूरी पहलू है पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देना। मतलब उन गहरी जड़ों वाली सामाजिक संरचनाओं पर सवाल उठाना जो असमानता को बनाए रखती हैं। कोई भी बड़ा बदलाव, आप जानते हैं, रातों रात नहीं होता। उसकी नींव हमेशा इतिहास में रखी जाती है।
तो चलिए जरा देखते हैं कि इस आंदोलन की जमीन कहाँ और कैसे तैयार हुई थी। इसकी नींव पड़ी थी 19वीं सदी में। जरा सोचकर देखिए, राजा राममोहन रॉय जैसे सुधारकों ने सती प्रथा जैसी क्रूर परंपरा के खिलाफ निडर होकर आवाज उठाई। फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर आए, जिन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, एक ऐसा विचार जो उस वक्त अकल्पनीय था। और सावित्रीबाई फूले को हम कैसे भूल सकते हैं, एक सच्ची मिसाल, जिन्होंने लड़कियों के लिए शिक्षा के वो दरवाजे खोले जो तब कसकर बंद थे। इनमें से हर एक कदम अपने आप में एक क्रांतिकारी काम था, जिसने आने वाले संघर्षों के लिए जमीन तैयार की। तो ये जो शुरुआती चिंगारियां थीं, ये स्वतंत्रता संग्राम में आकर और मजबूत हुईं, जहां महिलाएं सिर्फ समर्थक नहीं थीं, बल्कि सक्रिय सेनानी थीं। इस अनुभव ने उनकी राजनीतिक चेतना को जगाया और ये साफ कर दिया कि एक आज़ाद भारत को एक समान भारत होना ही होगा। और इसी मांग को फिर भारतीय संविधान में जगह दी गई, जिसने सभी नागरिकों को समानता और न्याय का वादा किया और भविष्य के आंदोलन के लिए एक कानूनी आधार तैयार कर दिया। अब चलते हैं उस दशक की ओर जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। 1970s का दशक वो निर्णायक मोड़ था जहां से आधुनिक आंदोलन ने असल में जन्म लिया। इस दौर की एक घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, वो था 1972 का मथुरा बलात्कार कांड। एक युवा आदिवासी लड़की के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर बलात्कार हुआ था और शुरुआत में आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस फैसले पर जो गुस्सा भड़का, उसने एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी और ये उभरते हुए आंदोलन के लिए एक रैली पॉइंट बन गया। मथुरा केस के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। सबसे पहले तो इसने हिरासत में होने वाली हिंसा की भयानक सच्चाई को सबके सामने ला दिया। इसकी वजह से देश भर में विरोध की ऐसी लहर उठी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था, और इस जन दबाव का सीधा नतीजा एक बहुत बड़ी जीत के रूप में सामने आया। 1993 में देश के बलात्कार कानूनों में बड़े जरूरी बदलाव किए गए। तो एक तरफ बलात्कार के खिलाफ संघर्ष चल रहा था और साथ ही साथ आंदोलन एक और मोर्चे पर लड़ रहा था, दहेज की जानलेवा प्रथा। 70 और 80 के दशक में दहेज से जुड़ी मौतों की चिंताजनक बढ़ोतरी, जिन्हें अक्सर रसोई दुर्घटना का नाम दे दिया जाता था, उसने एक शक्तिशाली दहेज विरोधी आंदोलन को जन्म दिया, जो पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहा था। अब देखिए, सड़कों पर जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उन्हें एक संस्थागत रूप देने के लिए कई महत्वपूर्ण संगठन सामने आए। मिसाल के तौर पर सेवा यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, जिसने असंगठित क्षेत्र की सबसे हाशिए पर पड़ी महिला मजदूरों के अधिकारों के लिए काम किया। एक और बड़ी ताकत थी एडवा यानी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन, जिसने देश भर में महिलाओं के लिए व्यापक सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की वकालत की। तो अब जब हम इतिहास को थोड़ा समझ चुके हैं, तो चलिए उन मुख्य लड़ाइयों पर और करीब से नजर डालते हैं। वो कौन से बड़े मैदान थे जहां इस आंदोलन ने एक स्थायी बदलाव लाने के लिए संघर्ष किया। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, घरेलू हिंसा। एक ऐसी सच्चाई को कानूनी मान्यता दिलाना बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे लंबे समय तक घर का निजी मामला मानकर अपराधी नहीं समझा जाता था। दशकों के संघर्ष के बाद साल 2005 में एक बड़ी कामयाबी मिली, जब घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ये एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि इसने आखिरकार सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और आर्थिक शोषण समेत दुर्व्यवहार के कई रूपों को एक अपराध के रूप में मान्यता दी। अगला प्रमुख मुद्दा था कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। महिलाओं के लिए काम करने की जगहों को सुरक्षित बनाना आंदोलन की एक और बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। इस लड़ाई में एक निर्णायक क्षण आया साल 2013 में। सुप्रीम कोर्ट के 1997 के ऐतिहासिक विशाखा दिशा निर्देशों के आधार पर एक व्यापक कानून बनाया गया। इसने पहली बार नियोक्ताओं को कानूनी रूप से अपने दफ्तरों या कारखानों में यौन उत्पीड़न को रोकने और उसका समाधान करने के लिए जवाबदेह बनाया। और तीसरा अहम मुद्दा है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। ये पक्का करना कि देश के बड़े फैसले लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भी एक दमदार आवाज हो। यहां एक सचमुच का क्रांतिकारी बदलाव आया। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के साथ स्थानीय ग्रामीण निकायों यानी पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करके इन संशोधनों ने रातों रात लाखों महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं में ला खड़ा किया। इसने जमीनी स्तर पर देश के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इतने सारे संघर्षों के बाद आंदोलन ने क्या हासिल किया है और कौन सी बाधाएं अभी भी रास्ते में हैं? चलिए एक तरह से प्रगति और चुनौतियों का एक जायजा लेते हैं। उपलब्धियों की लिस्ट देखें तो वो काफी प्रभावशाली है।
हमने उन महत्वपूर्ण कानूनी सुधारों को देखा है जिन पर हमने अभी बात की। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, खासतौर पर जमीनी स्तर पर, काफी बड़ा है। लड़कियों के स्कूल में दाखिले की दर बढ़ी है, स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हुआ है। लेकिन शायद सबसे बड़ी जीत ये है कि जो मुद्दे कभी बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाए जाते थे, वे अब राष्ट्रीय बहस का हिस्सा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। चुनौतियां आज भी बहुत बड़ी हैं। गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानसिकता एक बड़ी बाधा है। लैंगिक वेतन का अंतर महिलाओं को आर्थिक रूप से पीछे रखता है। बाल विवाह और दहेज जैसी कुप्रथाएं आज भी जारी हैं। और इस डिजिटल युग में साइबर अपराध और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे नए खतरे भी सामने आ गए हैं। तो इन चुनौतियों को देखते हुए आंदोलन का भविष्य आखिर कैसा दिखता है? अब ये न्याय की लड़ाई को और ज्यादा व्यापक बनाने की दिशा में बढ़ रहा है, जिसे हम इंटरसेक्शनल दृष्टिकोण कहते हैं। तो ये इंटरसेक्शनल का मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये समझना है कि सभी महिलाओं का संघर्ष एक जैसा नहीं होता। एक शहरी मध्यवर्गीय महिला का अनुभव एक गांव की दलित महिला के अनुभव से बहुत अलग होता है। इसलिए आंदोलन अब आदिवासी महिलाओं के लिए भूमि अधिकार या खेतीहर मजदूरों के लिए उचित वेतन जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दे रहा है। यह इस बात को स्वीकार करता है कि लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव जाति, वर्ग और धर्म के भेदभाव से मिलकर और भी जटिल हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं उस सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी संस्था के बारे में जो हमें समाज का हिस्सा बनाती है, और वो है हमारा परिवार। तो आज हम यही समझेंगे कि सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन की इस पूरी प्रक्रिया में परिवार का रोल आखिर है क्या, और कैसे ये किसी भी इंसान की जिंदगी की बुनियाद रखता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हम समाज के तौर तरीके, इसके नियम कायदे सीखते कैसे हैं? मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कैसे पता चलता है कि समाज में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है? इसका जवाब ना एक बहुत ही अहम प्रक्रिया में छिपा है, और इस प्रोसेस को कहते हैं समाजीकरण। देखिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी चलने वाला एक सफर है। इसी के जरिए हम अपने समाज के नियम, उसकी वैल्यूज, व्यवहार और सामाजिक स्किल्स सीखते हैं। और ये प्रोसेस शुरू होता है जन्म के साथ ही, और हमें सामाजिक जीवन के लिए तैयार करता है। और इस पूरे प्रोसेस का सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंट कौन है? जी हाँ, हमारा परिवार। एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसका पहला कांटेक्ट अपने परिवार से ही तो होता है ना? और बस यहीं से उसके एक सोशल बीइंग बनने की कहानी शुरू हो जाती है। अच्छा, समाजीकरण को और गहराई से समझने के लिए ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि समाजशास्त्री मतलब सोशियोलॉजिस्ट इसे कैसे देखते हैं। कुछ बड़े विचारकों ने इस पर काफी काम किया है। जैसे मशहूर समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम को ही ले लीजिए। उनके हिसाब से समाजीकरण वो तरीका है जिससे समाज अपने आदर्शों और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। मतलब समाज को बनाए रखने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। वहीं जॉर्ज हर्बर्ट मीड का मानना था कि समाजीकरण के जरिए ही व्यक्ति के स्व यानी उसके सेल्फ का विकास होता है। मतलब हम कौन हैं, हमारी अपनी पहचान क्या है, ये समझ हमें समाज के साथ इंटरैक्शन से ही मिलती है। चार्ल्स हॉटन कूली ने एक और भी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि हम खुद को वैसे ही देखते हैं जैसा हम सोचते हैं कि दूसरे हमें देख रहे हैं, और इसी से जुड़ा उनका एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसे कहते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी खुद की पहचान इस बात से बनती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या हमें कैसा रिएक्शन देते हैं। और जाहिर है ये पहला रिएक्शन हमें अपने परिवार से ही मिलता है। तो अब सवाल ये है कि परिवार आखिर करता क्या है? मतलब समाजीकरण के इस पूरे प्रोसेस में उसके मेन रोल्स क्या क्या हैं? चलिए अब एक एक करके इन्हीं कामों को समझते हैं। आप देखिए, परिवार हमें भाषा सिखाने से लेकर सही गलत बताने तक, हमारी संस्कृति से मिलाने से लेकर हमारी पर्सनैलिटी बनाने तक हर लेवल पर तैयार करता है। और साथ ही ये हमें हमारी सामाजिक भूमिकाएं और अनुशासन भी सिखाता है। एक बच्चा अपनी पहली भाषा कहाँ सीखता है? परिवार में, जो बातचीत का सबसे बड़ा टूल है। इसी के साथ उसे नैतिक मूल्यों का ज्ञान होता है कि क्या सही है और क्या गलत, और वो अपने समाज के रीति रिवाज, त्योहार और मान्यताओं को भी परिवार से ही सीखता है।
और ये बात किसी के व्यक्तित्व को बनाने में परिवार के गहरे असर को साफ दिखाती है। आपको पता है, मशहूर साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड का भी यही मानना था कि बचपन के शुरुआती अनुभव जो खासकर परिवार से मिलते हैं, वही किसी की पर्सनैलिटी की नींव रखते हैं। इसके अलावा परिवार में ही एक बच्चा अपनी सोशल भूमिकाएं सीखता है, जैसे कि बेटा या बेटी होना, भाई या बहन होना। और हाँ, परिवार ही सोशल कंट्रोल का पहला जरिया है, जो नियमों और अनुशासन के जरिए बच्चे को समाज की हदें सिखाता है। बचपन में परिवार के अंदर जो ये सब कुछ होता है ना, इसी को सोशियोलॉजी में कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। और इसका असर सबसे गहरा, सबसे लंबा होता है। क्यों? क्योंकि यही वो वक्त है जब हमारे बिहेवियर की, हमारी पर्सनैलिटी की नींव रखी जा रही होती है। लेकिन देखिए, वक्त के साथ परिवार की भूमिका भी बदली है। आज के मॉडर्न समाज में इस पारंपरिक रोल के सामने कुछ नई चुनौतियां भी आ खड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो आया है फैमिली के स्ट्रक्चर में ही। पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थीं, कई पीढ़ियां एक साथ रहती थीं, तो सामाजिकरण कलेक्टिव तरीके से होता था। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन है, जहां सोशलाइजेशन थोड़ा ज्यादा व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअलाइज्ड हो गया है। न्यूक्लियर फैमिलीज के बढ़ने के साथ साथ अब अक्सर माता-पिता दोनों काम करते हैं, और फिर डिजिटल मीडिया और इंटरनेट का जबरदस्त प्रभाव भी है। ये सब मिलकर समाजीकरण की प्रक्रिया को काफी हद तक बदल रहे हैं। और ये तो हुई बाहरी चुनौतियां। परिवार के अंदर की अपनी समस्याएं भी होती हैं, जैसे घर में लड़ाई झगड़ा, माता-पिता का अलग हो जाना, पैसे की तंगी या फिर सही परवरिश न मिलना। ये सब भी समाजीकरण पर बहुत बुरा असर डाल सकती हैं। तो इन सभी बदलावों और चुनौतियों के बावजूद समाजीकरण की नींव के तौर पर परिवार का महत्व कम नहीं हुआ है। सवाल ये है कि आखिर क्यों परिवार आज भी इतना जरूरी है? इसका जवाब सीधा सा है, क्योंकि आज स्कूल, मीडिया और दोस्तों का प्रभाव चाहे कितना भी बढ़ रहा हो, परिवार ही समाजीकरण का नंबर 1 और सबसे ताकतवर एजेंट बना हुआ है। सोच कर देखिए, परिवार ही तो समाज को आगे बढ़ाता है, हमारी संस्कृति और मूल्यों को जिंदा रखता है, समाज में एकता और स्थिरता लाता है, और सबसे बड़ी बात, ये एक व्यक्ति को सामाजिक जीवन जीने के लिए तैयार करता है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो हम सबके जीवन का सेंटर है, पर शायद ही हमने इसे कभी एक सोशियोलॉजिस्ट की नज़र से देखा हो। तो चलिए परिवार की दुनिया में गोता लगाते हैं, वो संस्था जहां से हम सबकी कहानी शुरू होती है। अच्छा, कभी सोचा है कि वो कौन सी संस्था है जो हजारों सालों से, मतलब हजारों सालों से चली आ रही है और आज भी हमारे समाज की बिल्कुल बुनियाद है? जी हाँ, आपने सही सोचा, वो है परिवार। और ये सिर्फ कुछ लोगों का एक ग्रुप नहीं है, बल्कि समाज की सबसे पहली और सबसे जरूरी इकाई है। तो आइए इसमें और गहराई से उतरते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले परिवार की परिभाषा, फिर इसकी खासियतें क्या हैं वो समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि परिवार कितने तरह के होते हैं और इनके काम क्या क्या हैं। और आखिर में आज के मॉडर्न परिवार के चैलेंजेस पर भी बात करेंगे। तो पहला सवाल यही है कि भाई परिवार इतना जरूरी क्यों है? जरा सोच कर देखिए, हमारा जन्म, हमारी परवरिश, हमारी जो पर्सनैलिटी बनती है, ये सब कुछ परिवार में ही तो आकार लेता है ना। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी आप कह सकते हैं बहुत जरूरी है। सोशियोलॉजी में परिवार की जो डेफिनेशन है वो बहुत साफ है। ये सिर्फ साथ रहने वाले लोगों का झुंड नहीं, बल्कि ये खून के रिश्ते, शादी या अडॉप्शन जैसे संबंधों पर टिका होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसके सदस्य एक दूसरे के लिए सोशल और इकोनॉमिक जिम्मेदारियां भी उठाते हैं। ये देखना काफी दिलचस्प है कि मैकाइवर और पेज जैसे सोशियोलॉजिस्ट इसे कैसे देखते हैं। उनकी डेफिनेशन एक बहुत ही फोकस्ड स्ट्रक्चर पर जोर देती है, पति, पत्नी और उनके बच्चे, मतलब जिसे हम आज की भाषा में न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑकबर्न और निमकॉफ का नजरिया थोड़ा अलग है। उनकी डेफिनेशन स्ट्रक्चर से ज्यादा परिवार के काम पे फोकस करती है। उनके लिए परिवार का मेन मकसद बच्चों की परवरिश करना है, और ये सब एक स्थायी ग्रुप के अंदर होता है। तो दुनिया भर में इतने अलग अलग कल्चर्स हैं, फिर भी परिवारों में कुछ तो कॉमन होगा, है ना? चलिए अब उन खासियतों पर एक नजर डालते हैं जो परिवार को एक यूनिवर्सल, मतलब एक सार्वभौमिक संस्था बनाती हैं। देखिए, परिवार हर समाज में है, चाहे कहीं भी चले जाएं। ये प्यार और अपनेपन जैसे इमोशनल बेस पर बना होता है।
ये एक स्टेबल इंस्टीट्यूशन है जो हमें समाज के नियम कायदे सिखाता है और इकोनॉमिक सपोर्ट भी देता है। ये सारी चीजें मिलकर ही तो परिवार को वो रूप देती हैं जिसे हम सब जानते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में परिवार का एक ही मॉडल होता है, पर सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में दुनिया भर में कल्चर और समाज के हिसाब से इसकी बनावट में बहुत डाइवर्सिटी है। आइए इन अलग-अलग टाइप्स को एक्सप्लोर करते हैं। परिवारों को हम कई आधारों पर बांट सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर के बेस पर जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, अथॉरिटी के हिसाब से पेट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक या फिर मैट्रियार्कल, और ठीक इसी तरह रहने की जगह और वंश के आधार पर भी परिवार के अलग-अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि परिवार क्या है, पर अब सवाल ये उठता है कि परिवार करता क्या है? समाज और हमारे लिए इसका असली मकसद क्या है? आइए परिवार के फंक्शंस को समझते हैं। परिवार के कामों को ना हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है प्राइमरी फंक्शंस, जो समाज को चलाने के लिए एकदम जरूरी हैं, जैसे रिप्रोडक्शन और बच्चों की परवरिश। और फिर आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस, जो सपोर्टिव होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक हेल्प, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट। मशहूर सोशियोलॉजिस्ट टैलकॉट पार्सन्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। उनका मानना था कि मॉडर्न सोसाइटी में परिवार के काम सिमटकर दो मेन रोल्स पर आ गए हैं। पहला, बच्चों का सोशलाइजेशन करना, और दूसरा, बड़ों को इमोशनल सपोर्ट देना, जिसे उन्होंने पर्सनैलिटी स्टेबलाइजेशन कहा। सोशलाइजेशन सच में परिवार का सबसे बड़ा काम है। यह हमारी पहली पाठशाला है जहां हम भाषा, वैल्यूज और सोशल बिहेवियर सीखते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने भी कहा था कि हमारे अंदर सेल्फ यानी स्व का जो आइडिया है वो परिवार में ही डेवलप होता है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जैसी ताकतों ने परिवार को कैसे बदला है? आज की मॉडर्न फैमिली किन चैलेंजेस को फेस कर रही है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस पहले जैसी ही बनी हुई है? ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि वक्त के साथ परिवार कितना बदल गया है। पहले ट्रेडिशनल सोसाइटीज में जॉइंट फैमिली सिस्टम आम था। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ न्यूक्लियर फैमिलीज का दौर आया, और आज के मॉडर्न जमाने में जब महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा बन रही हैं और डाइवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, तो फैमिली का स्ट्रक्चर और भी तेजी से बदल रहा है। और हाँ, इन बदलावों के साथ आए हैं नए चैलेंजेस। आज के परिवार जनरेशन गैप, इकोनॉमिक स्ट्रेस, डोमेस्टिक वायलेंस और टूटती शादियों जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो इसकी स्टेबिलिटी के लिए वाकई एक बड़ा खतरा है। और अगर हम खास तौर पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो परिवार की भूमिका और भी गहरी हो जाती है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक यूनिट नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारी वैल्यूज का, आप कह सकते हैं, एक सेंट्रल हब है। बड़ों का सम्मान, मिलकर फैसले लेना, ये सब पारंपरिक तौर पर बहुत मायने रखता आया है। तो इन सारे बदलावों और चैलेंजेस का मतलब क्या? ये है कि परिवार की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही इसका रूप बदल गया हो, लेकिन सोशलाइजेशन और इमोशनल सिक्योरिटी देने का इसका जो कोर रोल है, वो आज भी उतना ही जरूरी है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो असल में हम सब तय करते हैं। एक व्यक्ति से समाज का हिस्सा बनने तक का सफर। भाई, हम समाज में रहना, उसके तौर तरीके, ये सब सीखते कैसे हैं? चलिए आज इसी प्रक्रिया को, जिसे समाजीकरण कहते हैं, जरा करीब से समझते हैं। कभी सोचा है कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो तो एक कोरी स्लेट की तरह होता है। उसे समाज के नियम, कायदे, कानून कुछ भी तो नहीं पता होता। तो फिर ऐसा क्या होता है कि धीरे धीरे वो समाज का एक हिस्सा बन जाता है? यही वो पहेली है जिसका जवाब छिपा है समाजीकरण या सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में। इस पूरे सफर को और आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 पड़ावों में बांटा है। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई ये समाजीकरण आखिर है क्या भला। फिर ये देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। इसके बाद इसका हमारे ऊपर और समाज पर क्या असर पड़ता है, ये समझेंगे। और आखिर में आज की इस डिजिटल दुनिया में इसकी नई शक्ल और चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। आखिर ये समाजीकरण है क्या? इसकी बुनियाद क्या है? अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। ये वो तरीका है जिससे एक इंसान अपने समाज के तौर तरीके सीखता है। मतलब कैसे बात करनी है, बड़ों का आदर कैसे करना है, कौन से त्योहार मनाने हैं, ये सब कुछ सीखकर ही तो वो समाज में घुल मिल पाता है। मशहूर समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम इसे कुछ इस तरह देखते हैं।
वो कहते हैं कि ये एक प्रक्रिया है जिससे समाज अपनी संस्कृति, अपने आदर्श, अपने मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है, ताकि समाज की निरंतरता बनी रहे, वो चलता रहे। वहीं जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नजरिया थोड़ा और गहरा है। उनके हिसाब से समाजीकरण सिर्फ नियम कानून सीखना नहीं है, बल्कि इसी प्रक्रिया के जरिए व्यक्ति अपने स्व मतलब अपनी पहचान को विकसित करता है। वो समझता है कि इस समाज में उसकी भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है। और चार्ल्स हॉटन कूली का आइडिया तो और भी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि हमारी खुद की पहचान एक आईने को देखकर बनती है। और ये आईना क्या है? ये आईना है हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग। मतलब हम खुद को वैसा ही देखते हैं जैसा हमें लगता है कि दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं। कमाल की बात है ना? अच्छा, अब जब ये समझ आ गया है कि समाजीकरण क्या है, तो चलिए दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। सवाल ये है कि ये प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है? कौन है वो साधन जो इसमें मदद करते हैं? देखिए, समाजीकरण की कुछ खास बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये कोई स्कूल का कोर्स नहीं है जो एक दिन खत्म हो जाएगा। नहीं, ये तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जिंदगी भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते हैं और समाज के हिसाब से खुद को ढालते रहते हैं। इसे मोटे तौर पर 4 तरह से देख सकते हैं। एक होता है प्राथमिक समाजीकरण, जो बचपन में परिवार से मिलता है, जहां हम भाषा और पहली आदतें सीखते हैं। फिर आता है द्वितीयक समाजीकरण, जो स्कूल और दोस्तों के बीच होता है, जहां हम समाज के बड़े नियम सीखते हैं। एक होता है पुनः समाजीकरण। मान लीजिए कोई नई नौकरी या नए देश में जाता है, तो उसे वहां के तौर तरीके सीखने पड़ते हैं। और आखिर में है पूर्व समाजीकरण। जैसे कोई डॉक्टर बनने वाला है, तो वो पहले से ही डॉक्टरों जैसा व्यवहार करने लगता है। तो ये सब हमें सिखाता कौन है? हमारी जिंदगी के ये टीचर्स कौन हैं? भाई, सबसे पहला और सबसे बड़ा टीचर तो हमारा परिवार है। फिर हमारा स्कूल, हमारे दोस्त। आज के ज़माने में तो मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। और हाँ, धर्म जैसी संस्थाएं भी हमें ये सिखाती हैं कि समाज में कैसे जीना है। चलिए, अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। समाजीकरण की इस पूरी प्रक्रिया का आखिर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर और पूरे समाज पर असर क्या होता है? सिगमंड फ्राइड के अनुसार हमारे मन के 3 हिस्से होते हैं। एक है इट, जो हमारी मूल इच्छाएं हैं, जैसे एक बच्चा हर खिलौने के लिए जिद करता है। समाजीकरण के जरिए ही सुपर ईगो बनता है, जो हमारे अंदर का एक तरह का ट्रैफिक पुलिस है। यही हमें बताता है कि समाज के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि समाजीकरण कितना जरूरी है। ये सिर्फ हमें समाज में रहने के काबिल ही नहीं बनाता, बल्कि इसी की वजह से समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है। हमारी संस्कृति और परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रहती हैं और हम सब कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर। आज के आधुनिक दौर में समाजीकरण कैसे बदल रहा है और इसके सामने नई चुनौतियां क्या हैं? यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव साफ दिखता है। देखिए, पुराने ज़माने में परिवार और धर्म का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता था। वही हमें सब कुछ सिखाते थे। लेकिन आज स्कूल और उससे भी कहीं ज़्यादा मीडिया, मतलब हमारे हाथ में जो मोबाइल है, वो तय कर रहा है कि हम क्या सीखेंगे, कैसे सोचेंगे और क्या बनेंगे। लेकिन इस बदलाव के साथ कुछ परेशानियां भी खड़ी हुई हैं। जब परिवार की पकड़ ढीली पड़ती है या मीडिया का नकारात्मक असर हम पर हावी होता है, तो समाजीकरण की ये प्रक्रिया पटरी से उतर सकती है। और अगर ये सही ढंग से ना हो, तो व्यक्ति समाज से अलग थलग पड़ सकता है या गलत रास्ते पर भी जा सकता है। और अंत में एक बड़ा सवाल जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। इस डिजिटल युग में जहां हम 24 घंटे सोशल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट से घिरे हैं, हमारा समाजीकरण असल में कर कौन रहा है? क्या हमारे परिवार और दोस्त कर रहे हैं, या फिर वो एल्गोरिदम्स जो ये तय करते हैं कि हमें अगली रील कौन सी देखनी है, हमें क्या सोचना है और क्या मानना है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।